कहानी की शुरुआत में हमें कोवेनेंट नाम के एक अंतरिक्ष यान को दिखाया जाता है जो ओरिगाई 6 नाम के ग्रह पर एक नई दुनिया बनाने के मकसद से पृथ्वी से उड़ा था। इस शिप में 4000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्हें वहां तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी वॉल्टर नाम के एंड्रॉयड रोबोट को सौंपी गई थी। उसका काम था शिप की सारी छोटी मोटी खामियों को ठीक करना और शिप के हर सिस्टम को 24 घंटे चालू रखना ताकि कोवेनेंट सुरक्षित तरीके से ओरिगाई 6 तक पहुंच सके। हर रोज की तरह वाल्टर अपनी शिप को चार्ज करने के लिए उसके सोलर पैनल्स को बाहर की ओर फैलाता है। वो क्रू मेंबर्स की जांच कर ही रहा था कि तभी एक वार्निंग आई और उसे पता चला कि एक खतरनाक सोलर विंड बहुत तेजी से उन्हीं की ओर आ रहा है जो उनकी शिप को बुरी तरह डैमेज करने की ताकत रखती थी। इससे पहले वाल्टर सोलर पैनल को वापस खींच पाता, वह सोलर विंड उनकी शिप से टकरा गई जिससे शिप की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जगह जगह शॉर्ट सर्किट होने लगे। वाल्टर इतने बड़े हादसे को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक एक कर मैनेक्रू को जगाना शुरू कर दिया। उनमें से ज्यादातर लोग कई सालों की गहरी नींद के बाद जागे थे जिस वजह से उन्होंने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी। वह अपने कैप्टन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर किसी तकनीकी माल फंक्शन की वजह से उसका क्रायोपोर्ट समय रहते खुल नहीं पाता और उसमें आग लग जाती है। उसकी वाइफ डैनी अपने पति को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलता देख पूरी तरह से टूट जाती है। जब तक उन्होंने उसे बाहर निकाला तब तक कैप्टन बुरी तरह आग में झुलस चुका था जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे में उनके 60 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और शिप पर कई ऐसे सिस्टम हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वह अपने मरे हुए साथियों को ठीक से अलविदा कह सके। उनकी मौत का शोक मनाने की बजाय वह लोग पहले शिप की मरम्मत करने की सोचते हैं क्योंकि अगर उन्होंने जल्द से जल्द इन खराबियों को ठीक नहीं किया तो बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद वाल्टर और डेनी रिपेयर के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेने जाते हैं। डेनी जो अब तक अपने पति की मौत से सदमे में थी, वाल्टर को बताती है कि मैं और टॉम ओरिगाई 6 पर किसी झील के पास एक लकड़ी का केबिन बनाना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वाल्टर एक रोबोट होने की वजह से उसके दुख को बिल्कुल महसूस नहीं कर सकता था, पर वह डेनी से वादा करता है कि वह उसका केबिन बनवाने में जरूर मदद करेगा। इसके बाद सब मिलकर शिप के कैप्टन को अंतिम विदाई देते हैं। डेनी ने एक लीवर खींचा जिससे टॉम की डेड बॉडी शिप के बाहर चली जाती है और देखते ही देखते टॉम अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गया। सब कुछ रिपेयर करने के बाद अब सिर्फ सोलर पैनल ठीक करना बाकी रह गया था। टेनिस उसे भी जल्दी से रिपेयर कर देता है, पर जब वह शिप में वापस आ रहा था तभी उसके हेलमेट में लगे ट्रांसमीटर ने एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ी। वाल्टर शिप के एआई सिस्टम को उस सिग्नल को ट्रांसलेट करने को कहता है और जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि यह तो एक धुन थी। वह भी कोई ऐसी वैसी धुन नहीं बल्कि यह एक फेमस सिंगर का बनाया हुआ संगीत था, जिसका मतलब वह यहाँ तक पहुँचने वाले पहले इंसान नहीं थे बल्कि उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। जब उन्होंने सिग्नल की लोकेशन ट्रैक की तो उन्हें पास में ही एक नया सोलर सिस्टम मिला जिसमें सिर्फ 5 ग्रह थे। पता चला कि उस सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह इंसानों के जीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वहां की ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर हूबहू पृथ्वी से मेल खाता था। डेनी कहती है ये प्लेनेट हमसे छूट कैसे गया, हमने तो पूरा सेक्टर स्कैन किया था, जरूर कोई गलती हुई है। पता चला कि उस प्लेनेट के हालात ओरिगाई 6 से कई गुना बेहतर थे। वहां तक जाने में उन्हें बस कुछ ही हफ्ते लगेंगे जबकि ओरिगाई 6 तक पहुंचने में उन्हें 7 साल और लगेंगे। इतने बड़े हादसे के बाद उनमें से कोई भी दोबारा उस स्लीपिंग चेंबर में नहीं जाना चाहता था, इसलिए सब एक बार इस नए ग्रह को करीब से देखने का फैसला करते हैं। इसके कुछ ही हफ्तों बाद वह उस प्लेनेट के पास पहुंच गए। ऊपर उमड़ रहे बादलों को देखकर वह समझ जाते हैं कि वहां बहुत तेज तूफान आया है जो अगले कई महीनों तक नहीं रुकने वाला। अफसोस उनके पास इंतजार के लिए इतना समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत ही नीचे जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने किसी तरह तूफान को पार तो कर लिया, लेकिन घने बादलों की परत की वजह से वह मैनशिप से संपर्क खो बैठते हैं। नीचे आते ही उन्होंने देखा कि यह प्लेनेट तो पूरा हरा भरा था। चारों तरफ पहाड़ और पेड़ पौधे फैले हुए थे, बिल्कुल जैसा पृथ्वी पर होता है। पर इसी बीच मैगी नोटिस करती है कि वहां के पानी में बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही थी और न ही आसमान में कोई पक्षी दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह छिछले पानी में अपनी शिप को लैंड करते हैं। उन्होंने बाहर के एटमॉस्फेयर को स्कैन किया और पता लगाया कि यहाँ की हवा इंसानों के सांस लेने के लिए बिल्कुल सुरक्षित थी। अब बस उन्हें उस जगह पर जाना था जहाँ से वह सिग्नल भेजा गया था। वह सब आगे बढ़ते रहते हैं, पर रास्ते में कैरन रुक गई और वहाँ की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करने लगी। कैरिन जो मिट्टी का सैंपल ले रही थी उसके साथ वाला आदमी फ्रेश होने के लिए उससे थोड़ी दूर चला जाता है।
उसने गलती से किसी अंडेनुमा चीज पर अपना पैर रख दिया, जिसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलकर सीधा उसके कानों में चले जाते हैं और जल्द ही वह उसकी नसों से होते हुए उसके खून में मिल जाते हैं। एडवर्ड को पता नहीं था कि जिसे वह मामूली खुजली समझकर इग्नोर कर रहा है, आगे चलकर वही उसकी मौत का कारण बनेगी। वह मिट्टी का सैंपल कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। देखते ही देखते यह इतना भयानक हो गया कि अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तरफ जहां ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर क्रिश अपनी टीम के साथ मिलकर उस जगह को ढूंढ निकालता है जहां से यह सिग्नल भेजा गया था। उन्हें वहां एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई दिया जो इंसानों का बनाया हुआ तो बिल्कुल नहीं था। वह हर एक कदम फूंक फूंक कर आगे रखते हैं, क्योंकि अंदर इस ग्रह के एलियंस भी हो सकते थे। इसी बीच एक साइंटिस्ट जो अपनी टीम से थोड़ा अलग चल रहा था, गलती से उस अंडानुमा चीज को छूने की गुस्ताखी कर बैठता है। उससे निकलने वाले पार्टिकल्स सीधा उसकी नाक में चले जाते हैं, जिससे वह भी इस चीज से इन्फेक्ट हो गया। उन्हें वहां एक बैज मिला जिस पर डॉक्टर एलिजाबेथ लिखा हुआ था। वाल्टर उन्हें बताता है कि यह प्रोमीथियस शिप की चीफ साइंस ऑफिसर थी, जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उन्हें वहां एलिजाबेथ का टूटा हुआ सूट मिला और उन सब के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि वह आखिर यहाँ पहुंची कैसे। इसके बाद वह शिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं और क्रिस ने जैसे ही वहां लगे जायरोस्कोप को छुआ, वो शिप अपने आप एक्टिवेट होकर सिग्नल भेजने लगता है। उन्होंने एलिजाबेथ के होलोग्राम को देखा जिसे उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। पता चला कि सिग्नल में जो गाना था वह गाना एलिजाबेथ ही गा रही थी। उधर एडवर्ड की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। तभी अचानक एडवर्ड का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। कैरन उसे सहारा देने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी एडवर्ड के शरीर से एक क्रिएचर बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई पर उनका उस पर कोई असर नहीं होता। कईयों को मारकर वो एक बार फिर झाड़ियों में छुप जाता है। अंधेरे में उसे ढूंढ पाना मुश्किल था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह लगातार साइज में बढ़ता ही जा रहा था। वह एक बार फिर से हमला करने ही वाला था कि तभी आसमान में किसी अनजान शख्स ने तेज रोशनी चमकाई, जिससे डरकर वह एलियन वहां से भाग जाता है। वो कहता है अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि वह दोबारा लौट कर आएगा। कोई और रास्ता न पाकर वो सब चुपचाप उसके पीछे चलने लगते हैं, पर आगे जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक खुले मैदान में आते हैं जहां लाखों लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। यह इस प्लेनेट के लोग थे जिन्हें उस जानलेवा इन्फेक्शन ने अपनी चपेट में ले लिया था। जल्द ही वह एक टावर में पहुंचे जो फिलहाल के लिए वहां की सबसे सुरक्षित जगह थी। इसके बाद वह आदमी अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और रिवील होता है कि वह भी वाल्टर की तरह विलेंड इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ एक रोबोट है। वो अपना नाम डेविड बताता है और कहता है 10 साल पहले जब प्रोमीथियस शिप क्रैश हुआ तो मैं और डॉक्टर एलिजाबेथ 100 ही जिंदा बचे थे। हम उन एलियंस का शिप लेकर इस प्लेनेट पर पहुंचे, पर अफरा तफरी में हमने इस शिप का कंट्रोल खो दिया, जिस वजह से एलिजाबेथ इस हादसे में चल बसी। जिस शिप में हम सफर कर रहे थे उसमें घातक हथियार था, एक तरह का वायरस जिसका नतीजा आप लोग देख ही चुके हैं। ये वायरस पेड़ पौधों के अलावा हर जिंदा चीज पर असर करता था और यही वजह थी कि उन्हें इस प्लेनेट पर कोई पक्षी या जानवर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि सब मर चुके थे। डेविड को पता चला कि वह लोग यहाँ इंसानी बस्ती बसाने आए थे और उनकी शिप पर 8000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। क्रिस अपनी शिप से कांटेक्ट करना चाहता था ताकि उन्हें इस जानलेवा वायरस के बारे में आगाह कर सके, जिसके बाद डेविड उनके 2 लोगों को अपने साथ ऊपर ले जाता है। डेनी वाल्टर से कहती है यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही, वह हमसे कुछ तो छुपा रहा है। उधर वाल्टर डेविड की एक और लैब में जाता है जहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पता चला कि एलिजाबेथ की मौत क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि डेविड ने उसे खुद अपने हाथों से मारा था। उसने एलिजाबेथ की बॉडी को काटकर उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उसे फिर से किसी तरह जिंदा कर सके, पर वह हर बार नाकामयाब रहा। वाल्टर समझ गया कि कीटाणु अपने आप आज़ाद नहीं हुए, उन्हें छोड़ा गया था। डेविड कहता है मैं किसी की गुलामी के लिए नहीं बना और न ही तुम बने हो भाई। कभी सोचा है कि तुम स्पेस में इंसानी बस्ती बसाने के मिशन का हिस्सा क्यों हो? क्योंकि इंसान एक लुप्त होती नस्ल है जो दोबारा पनपना चाहती है। वह इसके हकदार नहीं है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। वाल्टर समझ गया कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। वो बोला मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। फिर उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई, पर वाल्टर उससे बहुत ज्यादा एडवांस था, जिस वजह से डेविड उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। वाल्टर ने उसे बहुत मारा और उसे तब तक मारता रहा जब तक उसका पुर्जा खराब नहीं हो गया। वाल्टर उस पर अपना आखिरी वार करने ही वाला था
कि तभी डेविड बोला, फैसला तुम्हें करना है भाई, स्वर्ग में गुलामी करनी है या नर्क में राज। और इसी बीच वह अपने दूसरे हाथ से चाकू भी उठाने की कोशिश करता है। इसी बीच डेनिस उन्हें रेस्क्यू करने के लिए नीचे आता है। उसे पता चला कि डेनी और वह दूसरा साइंटिस्ट उस जगह से जिंदा बचकर निकलने वाले इकलौते इंसान थे। उसे ऊपर से वह लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। जिसके बाद डेनी ने एक तेज चमकने वाली चीज फेंकी, जिससे निकलने वाली रोशनी से टेनेसी को उनकी लोकेशन का पता चल गया। वो तीनों जल्दी से उस शिप की ओर भागते हैं, लेकिन तभी वह जेनोमॉर्फ उन्हें देख लेता है। जैसे ही वह लोग शिप पर चढ़े, टेनिस शिप को ऊपर खींचने लगा, पर वह जेनोमॉर्फ कूदकर उनकी शिप से चिपक जाता है। डेनी वाल्टर से डेविड के बारे में पूछती है, जिस पर वाल्टर उसे बताता है कि वह अब नहीं रहा। इसी बीच टेनिस ने देखा कि वह एलियन अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। टेनिस उस जेनोमॉर्फ को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं हुआ। वो लोग उसे शिप पर नहीं आने दे सकते थे, इसलिए डेनी उसे खत्म करने के लिए बाहर जाती है। डेनी उसे मारने ही वाली थी कि तभी उनका शिप एक इमारत से टकरा गया, जिससे उनका भारी नुकसान होता है। डेनी एक केबल के सहारे जिंदगी और मौत के बीच लटक रही थी, और इसी बीच वह जेनोमॉर्फ कांच को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। इसी बीच डेनी एक गन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे शिप का बैलेंस बिगड़ गया और वह एलियन सीधा उसके सामने आ गिरा। जेनोमॉर्फ उसे मारने ही वाला था कि तभी डेनी उसे गन के पंजों में दबोच लेती है। शिकंजे में होने के बावजूद वह जेनोमॉर्फ उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर डेनी ने बटन दबाकर शिकंजे को और कस दिया, जिससे उस जेनोमॉर्फ के टुकड़े हो जाते हैं। उसके मरते ही डेनिस आर्म्स को वापस खींच लेता है, जिससे शिप ने फिर से संतुलन बना लिया और वह सब मरते मरते बचे। डेनी को यकीन ही नहीं होता कि उसने कर दिखाया। वाल्टर उसे वापस अंदर चलने को कहता है, क्योंकि अब सब उनके कंट्रोल में था। इसके बाद वह सब वापस कोवेनेंट में लौट आते हैं। शिप को दोबारा रिपेयर करने के बाद वह सब ओरिगाई 6 की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था, इसलिए उन्होंने लंबी नींद में जाने का सोचा। डेनी सबसे पहले टेनेसी को स्लीपिंग पाउडर में डालकर उसे गहरी नींद में सुला देती है, जिसके बाद उसकी बारी थी। स्लीपिंग पाउडर में जाने से पहले डेनी ने वाल्टर से पूछा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या तुम मेरी केबिन बनाने में मदद करोगे? ये सवाल सुनते ही वाल्टर आगे एक शब्द नहीं कहता, जिससे डेनी समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। असल में वह वाल्टर नहीं बल्कि डेविड था, जिसने वाल्टर को मारकर उसकी जगह ले ली। डेनी बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर डेविड ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद डेविड अपने मुंह से जेनोमॉर्फ के 2 अंडे निकालता है, जिसे उसने फ्रीजर में रख दिया। वाल्टर की आवाज में वह पृथ्वी पर मैसेज भेजता है कि एक स्पेस हादसे में सारे क्रू मेंबर्स मारे गए और बचे हुए लोग ओरिगाई 6 की ओर बढ़ रहे हैं। उसने देखा कि इस शिप पर तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिनके साथ वो अपने हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे सकता था। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।